नमस्ते। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए बुनियादी पहलू पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी। लग्न, जिसे अंग्रेजी में एसेंडेंट भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी राशि के बारे में तो काफी जानते हैं, पर लग्न शायद उससे भी ज्यादा हमारी शख्सियत, हमारे जीवन के फैसलों और यहाँ तक कि हमारी सफलता या कहें संतुष्टि की कहानी कहता है। बिल्कुल। लग्न को आप जीवन की कहानी का वो शुरुआती सीन या कैमरा एंगल समझ सकती हैं। जैसे कैमरा एंगल तय करता है ना कि दर्शक कहानी को किस नजरिए से देखेगा। हाँ, वैसे ही लग्न तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और दुनिया हमें कैसे देखती है। हमारी जो बेसिक पहचान है, हमारा पहला प्रभाव, वो सब लग्न से जुड़ा है। तो ये लग्न होता क्या है असल में? मतलब थोड़ा और सरल शब्दों में अगर समझना हो तो। जरूर। देखिए, जब किसी का जन्म होता है, बिल्कुल उस क्षण, उस समय पूर्वी क्षितिज पर मतलब ईस्टर्न होराइजन पर जो राशि उदय हो रही होती है, वो ही उस व्यक्ति का लग्न बन जाती है। अच्छा। आपकी कुंडली का जो पहला घर या पहला भाव होता है ना, बिल्कुल सामने वाला, वही लग्न कहलाता है। जी। ये वो दरवाजा है जिससे हम दुनिया में एंटर करते हैं। और यही तय करता है हमारा मूल स्वभाव, कि हम शांत होंगे या बहुत एनर्जी वाले, भावुक ज्यादा होंगे या प्रैक्टिकल, आध्यात्मिक झुकाव होगा या थोड़ा भौतिकवादी। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रह और राशियां भले ही कुंडली में वही हों, पर जैसे ही लग्न बदलता है, पूरी तस्वीर, पूरी कहानी बदल सकती है। एकदम सही कहा। लग्न वो लेंस है, वो चश्मा है जिससे बाकी पूरी कुंडली देखी और समझी जाती है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये हमारी पहचान का आईना है। बिल्कुल आईना, सही है। हाँ, ये बताता है कि कौन से लोग, कौन सी जगहें, किस तरह का काम हमें ज्यादा सूट करेगा, कहाँ हम सहज महसूस करेंगे और हमारा असल कार्मिक रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज की चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा फिर? हम लग्न के बारे में क्या क्या खास जानने वाले हैं? तो देखिए, आज हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अपनी कुंडली में लग्न को पहचाने कैसे, चार्ट में कहाँ देखना है, क्या लिखा हो सकता है, वो सब। ठीक है। फिर हम एक एक करके जानेंगे कि जब 9 ग्रह शनि, बुध, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, सूर्य, गुरु, राहु और केतु में से कोई लग्न में बैठता है, तो व्यक्तित्व और जीवन पर उसका क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मतलब हर ग्रह का अलग असर। हाँ, और ये प्रभाव बहुत गहरे होते हैं और अक्सर अनजाने में ही हमारे जीवन को दिशा दे रहे होते हैं। और आखिर में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि लग्न को, यानी अपनी इस बेसिक पहचान और ऊर्जा को मजबूत कैसे किया जा सकता है। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि अपने लग्न से जुड़कर अगर सही उपाय या जीवन शैली अपनाई जाए तो जीवन ज्यादा सरल और भाग्यशाली महसूस हो सकता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल यही कि अपनी कुंडली में लग्न देखें कैसे? कोई चार्ट देखकर कैसे पता चले कि लग्न कौन सा है? कुंडली चार्ट में, चाहे वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का हो या साउथ इंडियन, जो पहला घर होता है जिसे अक्सर बीच के डायमंड शेप में या ऊपर के खाने में दर्शाया जाता है, वही लग्न है। इसे फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव भी कहते हैं। अच्छा, और उस खाने में कुछ लिखा होता है जिससे पहचान हो, कोई निशान? हाँ, उस खाने में अक्सर अंग्रेजी चार्ट्स में AS मतलब असेंडेंट या LA मतलब लग्ना लिखा हो सकता है। हिंदी कुंडली में ल लिखा मिलेगा। ल, ठीक है। और साथ ही वहाँ 1 से 12 के बीच का कोई अंक, कोई नंबर जरूर लिखा होगा। ये नंबर बताता है कि लग्न में कौन सी राशि है। जैसे 1 लिखा है तो मेष लग्न, 2 मतलब वृषभ लग्न, और ऐसे ही 12 तक मतलब मीन लग्न। अच्छा, क्या ये भी हो सकता है कि लग्न वाले खाने में कोई ग्रह ना लिखा हो, मतलब वो खाना खाली हो, तब भी लग्न का असर होता है? ग्रह बैठा हो सकता है या एक से ज्यादा ग्रह भी हो सकते हैं। खाली होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लग्न का प्रभाव नहीं है। लग्न राशि का प्रभाव तो हमेशा ही रहेगा। अच्छा। साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है ग्रहों की दृष्टि। दृष्टि, इसका क्या मतलब है ज्योतिष में? दृष्टि का मतलब है कि ग्रह सिर्फ वही असर नहीं डालते जहां वो कुंडली में बैठे हैं, बल्कि कुछ खास दूसरे घरों को दूर से देखकर भी प्रभावित करते हैं। जैसे शनि अपनी जगह से तीसरे और 10वें घर को भी देखते हैं, गुरु 5वें और 9वें घर को देखते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगर लग्न में कोई ग्रह नहीं भी बैठा है, पर कोई दूसरा ग्रह उसे अपनी दृष्टि से देख रहा है, तो उस देखने वाले ग्रह के गुण भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में झलकेंगे। इसलिए एक व्यक्ति पर कई ग्रहों का मिला जुला असर हो सकता है, सिर्फ लग्न में बैठे ग्रह का ही नहीं। अरे वाह, ये तो काफी परतें हैं इसमें समझने के लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि लग्न
मुख्य रूप से हमारे जीवन के किन पहलुओं को दिखाता है? क्या क्या पता चलता है इससे? लग्न हमारी पूरी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी का खाका है। हम कैसे दिखते हैं, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारी सोच कैसी है, हमारा थॉट प्रोसेस, हमें किस तरह के कपड़े पसंद आएंगे, हमारा बेसिक नेचर क्या है, क्या हम इमोशनल हैं, सीरियस हैं, स्पिरिचुअल हैं या थोड़े मजे लेने वाले किस्म के हैं, ये सब लग्न से पता चलता है। और आपने शुरू में करियर का भी जिक्र किया था, उससे क्या कनेक्शन है? हाँ, ये एक बहुत ही रोचक कनेक्शन है। देखिए, ज्योतिष में 10वां घर हमारे कर्म यानी करियर का होता है। हाँ। और किसी भी घर से जो चौथा घर होता है वो उसके सुख को दर्शाता है। तो अगर हम 10वें घर से गिनना शुरू करें तो चौथा घर कौन सा हुआ? गिनिए। 11वां, 12वां, पहला यानी लग्न। अरे हाँ, पहला घर। तो लग्न हमारे करियर के सुख को दिखाता है, करियर से मिलने वाली संतुष्टि को। मतलब अगर हम ऐसा काम करें जो हमारे लग्न के स्वभाव से मेल खाता हो तो हमें काम में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इज इट दैट सिंपल? बिल्कुल बिल्कुल। उदाहरण के लिए समझिए, अगर किसी के लग्न में केतु है जो अध्यात्म, डिटैचमेंट, रिसर्च या हीलिंग से जुड़ा ग्रह है और वो व्यक्ति इन्हीं फील्ड्स में काम करे तो उसे ज्यादा सुकून मिलेगा। अच्छा। या मान लीजिए लग्न में चंद्रमा है जो भावनाओं, देखभाल, यात्रा, पानी से जुड़ा है। अगर वो व्यक्ति साइकोलॉजी, नर्सिंग, टूरिज्म या मरीन इंडस्ट्री जैसे काम करे तो उसे करियर में ज्यादा खुशी महसूस होगी। और अगर करियर ना भी हो तो हॉबी के तौर पर? हाँ, अगर करियर न भी हो तो ऐसी हॉबी अपनाने से भी फायदा होता है। पॉइंट ये है कि जब हमारे प्रयास हमारे लग्न की दिशा में होते हैं तो वो ज्यादा फल देते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये काम मेरे लिए बना है। चलिए, ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। अब आते हैं ग्रहों पर, एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं शनि से। शनि देव अगर लग्न में विराजमान हों तो जीवन कैसा हो सकता है? शनि को ज्योतिष में कर्म फलदाता और थोड़ा नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह मानते हैं। हालांकि ये धीरज, अनुशासन और स्थायित्व भी देते हैं। लग्न में शनि होने का पहला संकेत है जीवन में चीजें थोड़ी धीरे धीरे होती हैं, रफ्तार धीमी रहती है। धीरे मतलब हर काम में देरी? देरी नहीं कहेंगे, पर एक ठहराव होता है। इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। अक्सर बचपन का माहौल शायद बहुत प्रेरित करने वाला न रहा हो या थोड़ी बहुत आलोचना झेलनी पड़ी हो। और व्यक्ति के खुद के स्वभाव पर, उसके मन पर क्या असर होता है? व्यक्ति खुद भी सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हो सकता है। मन में बार बार ये ख्याल आ सकता है कि मुझ में ये कमी है, मैं शायद इसके काबिल नहीं हूँ, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। हालांकि ऐसे लोग बेहद मेहनती और जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कई बार खुद की प्रगति में ही बाधा बन जाते हैं, जिसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि वो अभी तैयार नहीं है, थोड़ा और करना है। जैसे किसी सेवक को राजा की गद्दी मिल गई हो और वो हमेशा थोड़ा असहज महसूस करे। आपने धीमी गति की बात की, क्या ये हमेशा रहती है या उम्र के साथ बदलती है? शनि का प्रभाव धीरज रखना सिखाता है। सफलता मिलती है, पर अक्सर थोड़ी देर से और बहुत कड़ी मेहनत के बाद। उम्र के साथ मैच्योरिटी और स्थिरता आती है। इनकी एक और खासियत है कि ये अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व और गंभीर दिख सकते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर कुंडली में मंगल या सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव शनि पर या लग्न पर हो तो ये गंभीरता थोड़ी कम हो सकती है और व्यक्ति ज्यादा सक्रिय और आत्मविश्वासी बन सकता है। एक और बात, शनि लग्न वालों में कमजोर या बुजुर्ग लोगों के लिए स्वाभाविक करुणा और सेवा भाव भी देखा जाता है। शनि की धीमी गति और गंभीरता के बाद अब उस ग्रह की ओर बढ़ते हैं जो सुनने में बिल्कुल विपरीत लगता है, बुध, मर्क्यूरी। अगर लग्न में बुध हो तो क्या होता है? बुध लग्न में हो तो व्यक्ति में एक राजकुमार या राजकुमारी जैसी ऊर्जा होती है। ये बहुत बातूनी, जिंदा दिल, मजेदार किस्म के होते हैं। इनकी जीवन फिलॉसफी अक्सर होती है, अरे यार 4 दिन की जिंदगी है, खुलकर जियो। ये आसपास के लोगों को भी हल्का फुल्का और खुश रहने के लिए प्रेरित करते हैं। बुध को बुद्धि और व्यापार का कारक भी माना जाता है, क्या उसका भी असर दिखता है? हाँ बिल्कुल। इनमें स्वाभाविक रूप से बिजनेस की समझ और चीजों को एनालाइज करने की क्षमता, मतलब एनालिटिकल माइंड होता है। ये पैटर्न्स जल्दी पकड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से कुछ न कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनकी बातचीत की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अक्सर अच्छी होती हैं। लेकिन इसमें भी कोई कंडीशन है?
हाँ, बशर्ते बुध वक्री ना हो या किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित ना हो। अच्छा, आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, वक्री और पीड़ित। इनका क्या मतलब होता है ज्योतिष में? देखिए, वक्री ना रेट्रोग्रेड का मतलब है जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर चलता हुआ सा लगता है। ये उसके प्रभाव को थोड़ा अप्रत्याशित, धीमा या ज्यादा आंतरिक मतलब इंटरनल बना सकता है। ओके। और पीड़ित या अफ्लिक्टेड होने का मतलब है जब किसी ग्रह पर शनि, मंगल, राहु या केतु जैसे ग्रहों का कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा हो, या तो उसके साथ बैठकर या अपनी दृष्टि से। इससे उस ग्रह के जो नेचुरल अच्छे गुण हैं उनमें कमी आ सकती है या कोई रुकावट सी महसूस हो सकती है। समझ गया। ठीक है, तो बुध लग्न पर वापस आते हैं। हाँ, तो बुध लगने वाले अक्सर अपनी उम्र से कम दिखते हैं और उनकी मुस्कान में एक बच्चों जैसी मासूमियत होती है। पैसा कमाना, खर्च करना, जीवन का आनंद लेना, ये उनका तरीका होता है। और मजे की बात यह है कि यही तरीका इन्हें खुशी भी देता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। क्या? कि हमें अपने ग्रहों से जो मूल स्वभाव मिला है उसको स्वीकार करना, उसको अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में हमारी खुशी छुपी है। सही बात है। अपने नेचर के अगेंस्ट जाना मुश्किल होता है। अच्छा, बुध की इस चंचलता के बाद अब भावनाओं के सागर चंद्रमा की बात करते हैं। मून इन लगन। चंद्रमा अगर लग्न में हो तो व्यक्ति बेहद भावुक, बहुत संवेदनशील होता है। मन बहुत चंचल रहता है, एक जगह टिक कर बैठना मुश्किल हो सकता है। इन्हें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना पसंद होता है। कभी घूमना फिरना, थोड़ी थोड़ी देर में जगह बदलना या बस हाथों से ही कुछ करते रहना। चंचल मन। हाँ, और क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है तो इनका मूड भी बहुत जल्दी बदल सकता है। मूड स्विंग्स काफी हो सकते हैं। मूडी होने की बात तो समझ आती है और शायद थोड़ी मुश्किल भी होती होगी इससे। लेकिन क्या चंद्रमा लगन के कुछ खास पॉजिटिव पहलू भी हैं? बिल्कुल। अरे, चंद्रमा को 16 कलाओं का स्वामी माना जाता है, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत चीजों में निपुण हो सकते हैं। इन्हें घूमने फिरने की अच्छी समझ हो सकती है, ड्राइविंग, तैराकी, एडवेंचर स्पोर्ट्स में रुचि हो सकती है। कला, संगीत, ज्योतिष, मनोविज्ञान जैसे विषयों की ओर भी इनका स्वाभाविक झुकाव हो सकता है। देखभाल करने की प्रवृत्ति, वो केयरिंग नेचर भी इनमें ज्यादा होता है। लेकिन ये जो इमोशंस का उतार चढ़ाव है और मूड स्विंग्स, इनको संभालना इनके लिए एक चैलेंज हो सकता है। हाँ, ओवरथिंकिंग और भावनाओं में बह जाना ये एक मुख्य चुनौती होती है। हालांकि अगर शनि जैसे स्थिर ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर हो, जैसे शनि की दृष्टि हो या चंद्रमा शनि की राशि मकर या कुंभ में हो, तो ये चंचलता और इमोशनल अप डाउन थोड़ा कम हो सकता है। व्यक्ति ज्यादा स्थिर और अनुशासित महसूस कर सकता है। इनके लिए कोई खास टिप? चंद्रमा लग्न वालों के लिए नियमित रूप से घूमना फिरना, प्रकृति के करीब जाना, माहौल बदलना और प्राणायाम करना बहुत फायदेमंद होता है। एक जगह बंद कर रहने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। चंद्रमा की भावनात्मक लहरों से आगे बढ़ते हुए अब शुक्र, वीनस के आकर्षण और विलासिता की दुनिया में चलते हैं। लग्न में शुक्र कैसा प्रभाव देता है? शुक्र लग्न वाला व्यक्ति आकर्षक होता है। उनमें एक नेचुरल ग्रेस, एक चमक और सुंदरता होती है। इन्हें अच्छी, सुंदर और आरामदायक चीजें पसंद आती हैं। इनका टेस्ट बहुत रिफाइंड होता है, हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। क्या इससे भी अच्छा कुछ है? चाहे वो कपड़े हो, खाना हो, घर हो या लाइफस्टाइल, लग्जरी, कला, संगीत, ग्लैमर, ये सब इन्हें खींचता है। तो क्या ये सिर्फ बाहरी सुंदरता और आराम पर ही ध्यान देते हैं या कुछ और भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। शुक्र का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है त्याग, डिवोशन। ये अपने रिश्तों के लिए, अपने परिवार, दोस्तों, पार्टनर के लिए बहुत त्याग करते हैं, कई बार तो बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद किए। परिवार इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये अपने प्रियजनों की खुशी के लिए अपनी जरूरतें तक कुर्बान कर सकते हैं। अच्छा, ये पहलू तो कम लोग जानते होंगे। हाँ, और अपने वैवाहिक जीवन को भी ये काफी निजी रखना पसंद करते हैं, शायद नजर लगने के डर से। सेहत या करियर के लिहाज से शुक्र लग्न कैसा होता है? सेहत में शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा रह सकता है या कभी-कभी त्वचा या सांस से संबंधित कोई लंबी चलने वाली समस्या हो सकती है। करियर में इन्हें ऐसी नौकरी चाहिए जहां माहौल अच्छा हो, सम्मान मिले और पैसा भी अच्छा हो, मतलब अच्छा पैकेज हो। रूटीन या सामान्य नौकरी में टिकना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। और पैसे का मामला? पैसा कमाते हैं पर बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छी चीजों पर खर्च करने से खुद को रोक नहीं पाते। एक और बात, शादी को लेकर बचपन से ही इनके मन में काफी उम्मीदें और एक तस्वीर बनी होती है।
शुक्र के बाद अब बात करते हैं ऊर्जा और साहस के प्रतीक मंगल ग्रह की, मार्स। लग्न में मंगल, जिसे अक्सर मांगलिक होना भी कहते हैं, ये क्या है? हाँ, लग्न में मंगल होने को तकनीकी रूप से मांगलिक होना कहते हैं। ज्योतिष में जब शादी के लिए कुंडली मिलाई जाती है तब इस योग को विशेष रूप से देखा जाता है। खैर, स्वभाव की बात करें तो इनमें ऊर्जा बहुत होती है, जबरदस्त एनर्जी। थोड़ी आक्रामकता या गुस्सा जल्दी आने की प्रवृत्ति हो सकती है, खासकर अगर कोई इनके साथ गलत करे या इन्हें उकसाए। लेकिन क्या मंगल सिर्फ गुस्सा ही देता है? ये इसके पॉजिटिव्स भी हैं। अरे नहीं, मंगल ऊर्जा है, साहस है, एक्शन लेने की प्रेरणा है। ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, काम को टालना पसंद नहीं करते, तुरंत एक्शन चाहते हैं, फटाफट काम खत्म करो, बशर्ते शनि का धीमा करने वाला प्रभाव न हो। अच्छा। एक दिलचस्प पैटर्न ये देखा गया है कि अक्सर 28 साल की उम्र के बाद इनके जीवन में अच्छी तरक्की होती है, अच्छा पद, पैसा, पावर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उससे पहले जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण या अस्थिर रह सकता है। और इनके लक्ष्य वगैरह कैसे होते हैं? मंगल सेनापति ग्रह है, कमांडर इन चीफ, तो इन्हें ऑर्डर लेना पसंद नहीं, ये खुद नेतृत्व करना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो मन में है वो कह लेते हैं। इनके सपने बड़े होते हैं और ये सिर्फ सपने देखते नहीं, उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना भी इन्हें पसंद होता है। कोई कमी नहीं कहेंगे, पर एक स्वभाव होता है कि सफलता पाने के बाद भी इनमें थोड़ा और पाने की चाहत बनी रहती है। पूरी तरह संतुष्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर मोर। मंगल की इस तेज ऊर्जा के बाद अब आते हैं ग्रहों के राजा सूर्य पर, सन। अगर लग्न में सूर्य हो तो व्यक्तित्व कैसा होता है? सूर्य अगर लगन में हो तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक लीडर होता है। इनमें अनुशासन, नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति और एक तरह का शाही अंदाज या आत्मसम्मान होता है। ये आमतौर पर कम बोलते हैं और अपनी गरिमा, अपनी डिग्निटी बनाए रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या सूर्य लग्न वाले हमेशा लीडर बन पाते हैं या इसमें भी कोई पेंच है? हाँ, इसमें भी कंडीशन है। अगर सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मतलब मजबूत है, और किसी अशुभ ग्रह जैसे राहु या शनि से पीड़ित नहीं है, तो इनमें नैसर्गिक नेतृत्व क्षमता होती है। ये समस्याओं का समाधान ढूंढना और लोगों से काम करवाना बखूबी जानते हैं। और अगर पीड़ित हो तो? लेकिन अगर सूर्य पीड़ित हो तो यही लोग अपनी क्षमताओं पर शक कर सकते हैं या जरूरत से ज्यादा बोलकर या दिखावा करके अपना प्रभाव कम कर सकते हैं। लीडरशिप में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर सकते हैं। और इन्हें जीवन में क्या चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं? मान सम्मान? बिल्कुल। इनके लिए अपनी इज्जत, अपना नाम, समाज में इनकी क्या छवि है, ये बहुत मायने रखता है। कोई इनका मजाक उड़ाए या अपमान करे या आसानी से बर्दाश्त नहीं करते। ये जीवन में नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से, अपनी मर्यादा में रहकर, जैसे भगवान राम का आदर्श माना जाता है, गलत तरीकों से नहीं। इन्हें एक रॉयल, व्यवस्थित जीवन शैली पसंद होती है। सूर्य के तेज और अनुशासन के बाद अब ज्ञान और विस्तार के ग्रह बृहस्पति यानी गुरु की बात करते हैं। जुपिटर इन लग्न में गुरु का होना ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। इट्स अ ब्लेसिंग। ऐसे व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से ज्ञान, समझदारी और विवेक होता है। ये बचपन से ही अपनी उम्र से ज्यादा समझदार बातें कर सकते हैं, फिलोसॉफिकल बातें। लोग इन्हें पुरानी आत्मा या ओल्ड सोल कह सकते हैं। अच्छा, और शारीरिक रूप से? शारीरिक रूप से इनमें थोड़ा भारीपन या चबीनेस आने की प्रवृत्ति हो सकती है। वजन आसानी से बढ़ सकता है अगर शनि का रोकने वाला प्रभाव ना हो तो। ज्ञान इनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? मतलब क्या ढूंढते हैं ये ज्ञान में? क्योंकि गुरु का मूल स्वभाव ही ज्ञान, विजडम और विस्तार है। ये किसी भी घटना या व्यक्ति के व्यवहार के पीछे का क्यों समझना चाहते हैं, उसके पीछे की गहरी वजह, उसका कारण। अगर कोई इनसे बुरा बर्ताव करे तो ये गुस्सा होने के बजाय ये सोचने लगते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्या वजह रही होगी। इंटरेस्टिंग अप्रोच है। हाँ, और इसी वजह से ये बहुत अच्छे सलाहकार, काउंसलर, टीचर और मार्गदर्शक बनते हैं। लोग इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं। क्या लग्न में गुरु होने का कोई और बड़ा फायदा भी है? आपने कहा ये बहुत शुभ है। हाँ, लग्न में गुरु का होना अपने आप में एक राजयोग जैसा है। अगर राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित ना हो
क्योंकि यहाँ बैठकर गुरु अपनी शुभ दृष्टि 5वें घर जो संतान और शिक्षा का है, 7वें घर जो विवाह और पार्टनरशिप का है और 9वें घर जो भाग्य, पिता और उच्च शिक्षा का है पर डालते हैं। इससे जीवन के इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक तरह की सुरक्षा और शुभता मिलती है। लेकिन कई लोग बहुत एक्टिव होते हैं। नहीं, आमतौर पर ये शनि की तरह थोड़े धीमे हो सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा भागदौड़ करने वाले नहीं होते। सुबह उठने में या कोई काम शुरू करने में थोड़ा आलस या समय ले सकते हैं। स्वभाव थोड़ा पैसिव हो सकता है। ठीक है, तो हमने 7 मुख्य ग्रहों की बात कर ली। अब आते हैं छाया ग्रहों पर, राहु और केतु। इनमें काफी रहस्य और डर भी जुड़ा होता है लोगों के मन में। पहले राहु अगर लग्न में हो तो? हाँ, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। मतलब इनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, ये गणितीय बिंदु है। राहु अगर लग्न में हो तो एक बहुत ही तीव्र, इंटेंस और अक्सर भ्रमित करने वाली ऊर्जा लाता है। ये अत्यधिक अटैचमेंट दे सकता है लोगों से, चीजों से, विचारों से, जो कई बार नुकसानदायक साबित होता है। अटैचमेंट और क्या? राहु जीवन में अचानक उतार चढ़ाव भी लाता है। एक स्मूथ या प्रेडिक्टेबल लाइफ नहीं होती, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और सोचने के तरीके पर इसका क्या असर होता है, पर्सनालिटी पर? राहु व्यक्ति को लीक से हटकर सोचने वाला बनाता है। और एज अ बॉक्सिंग कार ये हमेशा स्थापित नियमों, परंपराओं को चुनौती देना चाहते हैं। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटकर करना चाहते हैं। इनका सोचने का तरीका कई बार दूसरों को थोड़ा अजीब या स्वकेंद्रित लग सकता है, हालांकि इन्हें खुद इसका एहसास नहीं होता कि वो अलग सोच रहे हैं। भ्रम की भी बात होती है राहु के साथ। हाँ, ये भ्रमने भी रह सकते हैं। जैसे इन्हें लग सकता है कि इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो वक्त पर मदद करेंगे, पर जरूरत पड़ने पर शायद कोई ना आए। नियम कानून मानने में भी इन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। तो क्या ये लीक से हटकर सोच हमेशा फायदेमंद होती है या नुकसान भी कर सकती है? देखिए, इसमें नई खोज या आविष्कार करने की जबरदस्त क्षमता छुपी होती है, जैसे साइंटिस्ट्स करते हैं, कुछ बिल्कुल नया बनाना। लेकिन हाँ, ये सोच गलत दिशा में भी जा सकती है अगर सही मार्गदर्शन न मिले। इसलिए राहु लग्न वालों के लिए दूसरों से सलाह लेना, एक मेंटर रखना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा। साथ ही इन्हें अपने अनोखे क्रांतिकारी विचारों को दूसरों की नेगेटिविटी से बचाना भी सीखना होता है, क्योंकि लोग आसानी से इनकी बात नहीं समझते। एक और दिलचस्प बात, ज्योतिषीय उपायों में इनके लिए पहाड़ों पर जाना, ट्रैकिंग करना या देवी मंदिरों के दर्शन करना भाग्य बढ़ाने वाला बताया जाता है। राहु के इस भ्रम और क्रांति के बाद अब अंतिम ग्रह केतु, डिटैचमेंट का कारक। अगर केतु लग्न में हो तो? केतु अगर लग्न में हो तो व्यक्ति अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ये बहुत ज्यादा आत्मचिंतन करते हैं, मानो दिन भर खुद से ही बातें कर रहे हो। इंट्रोस्पेक्शन बहुत करते हैं। और इंट्यूशन, सुना है इनकी गट फीलिंग स्ट्रांग होती है? हाँ, बिल्कुल। इनकी इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान और गट फीलिंग बहुत मजबूत होती है। इन्हें सपने में भविष्य के संकेत मिल सकते हैं या डेजा वू का अनुभव ज्यादा हो सकता है। पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि कुछ होने वाला है। अपनी ही दुनिया में रहने का क्या मतलब है? क्या ये सामाजिक नहीं होते? ऐसा नहीं है कि ये सामाजिक नहीं होते, पर इन्हें अकेलापन या एकांत ज्यादा पसंद आ सकता है। ये अपनी इमेजिनेशन में ज्यादा जीते हैं। जीवन की मुश्किलों को भी ये अक्सर आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं, जैसे ये भगवान की परीक्षा है या शायद मेरे कर्मों का फल है, इससे मैं मजबूत बनूंगा। भगवान पे भरोसा ज्यादा होता है। ईश्वर, यूनिवर्स या किसी अदृश्य शक्ति पर इनका विश्वास बहुत गहरा होता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं। भगवान सब देख लेंगे, राधा रानी सब ठीक कर देंगी। और इनकी पसंद नापसंद लाइफस्टाइल कैसी होती है? केतु मौलिकता, ओरिजिनलिटी का प्रतीक है, तो ये लोग भीड़ से अलग दिखना पसंद करते हैं। इनकी पसंद बहुत यूनिक होती है, चाहे वो कपड़े हों, घर की सजावट हो या इनके विचार। ये किसी की नकल करना पसंद नहीं करते। जो चीज आरामदायक, अफोर्डेबल और यूनिक हो वही चुनते हैं। मेहनत के मामले में कैसे होते हैं? रहती है। इन्हें लगता है कि जो किस्मत में लिखा है वो मिल ही जाएगा, ज्यादा हाथ पैर मारने से क्या फायदा। तो हमने सभी 9 ग्रहों का लग्न पर क्या असर होता है ये विस्तार से समझा। ये जानना वाकई आंखें खोलने वाला है कि हमारा जो बेसिक नेचर है वो कहीं ना कहीं इन ग्रहों की ऊर्जा से कितना गहराई से जुड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसका लग्न कमजोर है या उसमें बैठे ग्रह परेशान कर रहे हैं या बस उसे अपनी लग्न ऊर्जा को बेहतर दिशा देनी है, तो क्या किया जा सकता है? लग्न को मजबूत कैसे करें? लग्न को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये पूरी कुंडली का, पूरी पर्सनालिटी का आधार है। इसका सबसे पहला और शायद सबसे सरल तरीका है स्वीकृति,
एक्सेप्टेंस। स्वीकृति मतलब अपने लग्न और उसमें बैठे ग्रहों या ना बैठे ग्रहों से आपको जो स्वभाव मिला है उसे स्वीकार करें, उसके साथ लड़े नहीं। हाँ, मैं ऐसा हूं और इसमें कुछ गलत नहीं है। खुद को बदलने की जबरदस्ती कोशिश करने की बजाय अपने मूल स्वभाव को समझना और अपनाना ही पहला और सबसे बड़ा उपाय है। ये तो साइकोलॉजिकल लेवल पर हुआ स्वीकृति। इसके अलावा क्या कोई और ज्योतिषीय तरीका है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है अपने लग्न के स्वामी यानी लग्नेश, जिसे अंग्रेजी में लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट कहते हैं, को पहचानना और उसे मजबूत करना। लग्नेश, ये कैसे पहचाने? इसके लिए आपको फिर से अपनी कुंडली के पहले घर लग्न भाव को देखना होगा। वहां जो राशि का नंबर लिखा है 1 से 12 तक, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वही आपका लग्नेश है। अच्छा, हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है? हाँ, ठीक है। जैसे 1 नंबर यानी मेष और 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। 2 यानी वृषभ और 7 यानी तुला के स्वामी शुक्र हैं। 3 यानी मिथुन और 6 यानी कन्या के स्वामी बुध हैं। 4 नंबर यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। 5 नंबर यानी सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। 9 यानी धनु और 12 यानी मीन के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। और 10 यानी मकर और 11 यानी कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। ठीक है, तो लग्नेश पहचान लिया फिर? एक बार आपने अपना लग्नेश पहचान लिया तो फिर कुंडली में ये देखिए कि वो ग्रह किस घर में बैठा है। कुंडली के 12 घरों में से वह कहाँ स्थित है। लग्नेश की स्थिति और उसकी मजबूती पूरी कुंडली और जीवन की दिशा को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो लग्नेश जिस घर में बैठा है उसके आधार पर उपाय होते हैं क्या? बिल्कुल। स्रोत सामग्री में भी ये बताया गया है कि लग्नेश के विभिन्न भावों में होने पर आधारित विशिष्ट उपाय होते हैं जो जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पर हर भाव के विशिष्ट उपाय बताना तो संभव नहीं है। हाँ, वो तो है। पर उनका सिद्धांत समझना महत्वपूर्ण है। लग्नेश को मजबूत करने का मूल सिद्धांत है उस ग्रह की जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे जुड़ना और उसके गुणों को जीवन में सही और कंस्ट्रक्टिव दिशा देना। क्या आप इस सिद्धांत का कोई एकाध उदाहरण दे सकती हैं समझने के लिए? जरूर। मान लीजिए किसी का लग्नेश मंगल है। हाँ, अब मंगल ऊर्जा, साहस, एक्शन और फिजिकल फिटनेस का ग्रह है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना, स्पोर्ट्स में भाग लेना, अनुशासन में रहना या किसी लक्ष्य के प्रति पूरी एनर्जी से जुट जाना, ये सब मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से चैनलाइज करेगा और लग्नेश को बल देगा। अच्छा। या मान लीजिए लग्नेश शुक्र है जो कला, सौंदर्य, रिश्ते और आराम का कारक है। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़ना, संगीत सुनना या सीखना, अपने रिश्तों को महत्व देना या बस अपने आसपास साफ सफाई और सुंदरता का ध्यान रखना भी शुक्र को बल देगा। असल में ये अपने मूल स्वभाव को, जो लग्नेश से बहुत प्रभावित है, उसको समझकर उसे निखारना है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक तरीका लग रहा है लग्न को समझने और उसके साथ काम करने का। तो आज की चर्चा का सार यही निकलता है कि लग्न हमारी पहचान की नींव है, हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग है और उसमें बैठे ग्रह हमारे व्यक्तित्व के अलग अलग रंग या फ्लेवर तय करते हैं। हाँ, और ये भी कि अपने इस मूल स्वभाव को, चाहे वो शनि की गंभीरता हो, बुध की चंचलता, चंद्रमा की भावुकता या केतु का अकेलापन, उसे स्वीकार करना और समझना ही खुद को जानने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपने लग्न और लग्नेश के अनुसार जीवन जीना हमें ज्यादा संतुष्टि और सफलता की ओर ले जा सकता है। हमने लग्न और उसमें बैठे ग्रहों के प्रभाव को काफी विस्तार से समझा, लेकिन जाते जाते एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपका लग्नेश यानी लगन का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली के जिस घर में बैठा है, जीवन का वो क्षेत्र, वो एरिया ऑफ लाइफ, कहीं आपके जीवन का एक अनकहा केंद्र बिंदु तो नहीं? हो सकता है जीवन के बहुत से पैटर्न्स, आपकी गहरी प्रेरणाएं या आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां उसी घर से जुड़ी हों जहां आपका लग्नेश विराजमान है। शायद आपके जीवन की कहानी का वो छिपा हुआ सूत्र, वो मिसिंग पीस वहीं मिले, जिसे समझने से कई उलझी हुई गुत्थियां सुलझ सकती हैं और जीवन को एक नई, ज्यादा सार्थक दिशा मिल सकती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते। नमस्ते।